हेलो एवरीवन, मैं हूं विकी शाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 2। अब तक हमने कम्युनिकेशन सिस्टम का एक वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन और साथ साथ ब्लॉक डायग्राम और बेसिकली उसमें क्या क्या मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है, ये सारा कहानी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने बताया था कि वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ऑन कैरियर वेव इज नॉन एज व्हाट? मॉड्यूलेशन। सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है तो उसको डायरेक्टली हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको उसको कैरियर वेव के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सुपरपोज करना पड़ेगा। तो सुपरपोज करने के मेथड का नाम है क्या? मॉड्यूलेशन। और 3 तरह से हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया था, तो वो आपको आना चाहिए, तभी ये वीडियो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरा बेसिक फंडामेंटल था। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। इस वीडियो में केवल और केवल हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। टोटल 3 तरह का मॉड्यूलेशन बताया था। पहला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। सो विल डिस्कस द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस वीडियो का टॉपिक है वाला क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होता है सर? द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सोर्स सिग्नल ओवर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, दैट इज नॉन एज व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी सोर्स सिग्नल को कैरियर वेव के साथ अपन को भेजना है, बट कैसे भेजेंगे? कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड वाले सीट पे बैठा के भेजेंगे। हमने बताया था यदि किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको बस के ड्राइवर वाले सीट पे बैठा सकते हैं, यानी वो खुद जा चला के जाएगा। दूसरा विंडो वाली सीट पे बैठा सकते हैं और तीसरा पीछे वाले सीट पे बैठा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 3 तरह का मॉड्यूलेशन है। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट अ सोर्स सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द कैरियर वेव वी कैन टेक हेल्प ऑफ आइदर एम्पलीट्यूड और आइदर फ्रीक्वेंसी या फिर फेज। तो एम्पलीट्यूड के साथ यदि हम सोर्स सिग्नल को भेज रहे हैं कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के साथ, कैरियर वेव क्या करेगा? कैरी करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अभी हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे सर। ग्राफिकल एनालिसिस यानी ग्राफ वाइज देखेंगे, उसके बाद फिर मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। सो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्राफ वाइज हम समझेंगे पहले, और उसके बाद फिर उसका मैथमेटिकल इक्वेशन यानी उस वेव का इक्वेशन भी निकालेंगे कि कैरियर वेव प्लस सोर्स सिग्नल जो जा रहा है उसका फाइनल इक्वेशन क्या होगा। सो लेट अस राइट द 1 by 1 इक्वेशन। तो सबसे पहला हमने बताया था जो सिग्नल हमारे पास है जिसको भेजना है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिस सिग्नल को भेजना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, जिस सिग्नल को अपन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, दैट सिग्नल इज नॉन एज सोर्स सिग्नल, या उसी का दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन कैसा था सर? सो फर्स्ट वी हैव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन हमने लिखा था। इक्वेशन क्या था सर? वी एम, स्मॉल वी एम दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा एम और क्या? टी, इस तरह से प्लस 5 भी था, बट 5 को अभी हम 0 ले लें, यानी इनिशियल फेज अभी क्या है? 0 है। तो इनिशियल फेज 0 है, इसका मतलब ये जो ग्राफ चालू होने वाला है टाइम 0 पे 0 से चालू होगा, क्योंकि टाइम 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 हो जाएगा। व्हाट इज वी एम सर? स्मॉल वी एम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सोर्स सिग्नल। What is capital VM? This is the maximum value or amplitude of modulating signal. Omega M क्या है? That is a angular frequency और frequency of modulating signal और source signal. And T is any time. तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो केवल इसका ग्राफ कैसा दिखेगा सर? इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो इधर अपन ग्राफ बना रहे हैं सर। मान लो सर इधर ग्राफ है, तो ग्राफ में हम क्या प्लॉट करेंगे? वोल्टेज वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहे हैं। तो इधर हमारा है टाइम और वाई एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज। बट अभी के लिए कौन सा सिग्नल है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ऊपर भी क्या रहेगा? वोल्टेज ऑफ व्हाट? दिस इज द वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वर्सेस टाइम। और यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम पीरियड लिए। 1 टाइम पीरियड में या 1 सेकेंड ले सकते हो। तो अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, ये वाला पॉइंट टाइम, यहाँ तक टाइम है कितना? 1 टाइम पीरियड। तो साइन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सर तो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? तो साइनसोइडल कर्व होगा सर, बहुत ही बेसिक सा रहेगा। तो ये मिडिल वाला पॉइंट है इन बिटवीन, यानी T/2 है। टोटल यदि टाइम पीरियड T है
तो ये इतना दूर तक क्या होगा सर, t/2। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, साइन का कर्व कैसा होता है, सिंपल सा ऐसा ग्राफ होगा, है क्या। तो ये हो गया हमारा किसका, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सोर्स सिग्नल, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी के लिए यदि आपसे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक टाइम यदि 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, 1 ऑसिलेशन है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी यहाँ तक यदि टाइम 1 सेकेंड है तो ये 1 कंप्लीट ऑसिलेशन है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब अभी ओमेगा एम यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि 1 कंप्लीट साइकिल है 1 सेकेंड में। इफ़ वी कंसिडर दिस टू बी अ 1 सेकेंड टाइम। ये इतना दूर तक हो गया सर, समझ में आ गया सर, मज़ा आ गया। लेकिन अभी के लिए ये कहाँ तक गया है केवल सर, ये केवल है हमारा अभी 1 सेकेंड के लिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दूसरा जो सिग्नल है वो है हमारा क्या, कैरियर वेव। तो कैरियर वेव का इक्वेशन कैसा लिखे थे सर, सो सेकेंड जिसके साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेजना है उसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज कैरियर वेव। कैरियर वेव का इक्वेशन क्या लिखे थे, कैरियर वेव को लिखे थे स्मॉल वी सी इक्वल टू कैपिटल वी सी साइन ओमेगा एम के जगह आ जाएगा ओमेगा सी इंटू टी, और इसमें भी इनिशियल फेज कितना कंसिडर कर ले रहे हैं अभी, 0। अच्छा ऐसा नहीं कि साइन ही होगा, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, बट अभी के लिए हमने साइन कर्व लिया है तो 0 से चालू होगा। अच्छा कॉस का यदि यहाँ पे कॉस ओमेगा एम टी आ जाता तो मैक्सिमम से चालू होता, यहाँ से चालू होता ग्राफ, क्लियर है। तो ये होगा। अच्छा इसको यदि हम कैरियर वेव को प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा सर, तो इधर वाई एक्सिस पे है क्या, वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव स्मॉल वी सी, वर्सेस फिर से क्या प्लॉट कर रहे हैं, अगेन वर्सेस टाइम, टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम वर्सेस वोल्टेज। तो कैसा दिखेगा सर, तो इस बार क्या है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कैरी करेगा उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो कैरियर वेव हैज़ वेरी मच ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी ओमेगा सी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, किससे, ओमेगा एम से। यहाँ से यदि अपन कंपेयर करें तो कंडीशन क्या लिख रहे हैं, ओमेगा सी दैट इज मच ग्रेटर दैन ओमेगा एम, ये कंडीशन है। यानी नंबर ऑफ साइकिल यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल उसी टाइम में कैरियर वेव में क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, ओमेगा सी बहुत ही ज़्यादा होने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है तो कैसे दिखाएंगे सर, कैरियर वेव की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, ये ऐसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, कैरियर वेव। वाई द नंबर ऑफ साइकिल इज वेरी हाई, बिकॉज ओमेगा सी इज मच मोर ग्रेटर देन द ओमेगा एम। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, किससे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। अब दोनों को क्या करना है, हमको सुपरपोज करना है। सो आफ्टर द सुपरपोजिशन वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन एंड दैट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटेड वेव। तो दोनों को यदि सुपरपोज कर दें तो फाइनल इक्वेशन क्या दिखेगा, जैसे सोर्स सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो लेकर जाएगा यानी जो कैरी करेगा वेव को उसको क्या बोलते हैं, कैरियर वेव। और फाइनली दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे, द मिक्सचर इज नॉन एज मॉड्यूलेटेड वेव। या यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द कैरियर वेव, तो सुपरपोजिशन के बाद जो नया वेव जनरेट हुआ दैट इज नॉन एज रिजल्टेंट वेव, या रिजल्टेंट वेव को ही यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूलेटेड वेव बोलेंगे। सो दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव मतलब रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा मॉड्यूलेटेड वेव को कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलेटेड वेव के वोल्टेज को या रिजल्टेंट वोल्टेज को V से लिखते हैं। V मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव प्लस द सोर्स सिग्नल, तो V को बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि हम अभी कौन सा मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं सर, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूलेशन नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के साथ हमारा सोर्स सिग्नल जाने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझो नहीं तो गलती होगा। कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी सोर्स सिग्नल जाने वाला है, तो उसको कैसे करेंगे, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, Vc था, और सोर्स सिग्नल क्या है, सोर्स सिग्नल स्मॉल Vm है, कैपिटल Vm नहीं है। कैपिटल Vm तो केवल एक पिक वैल्यू है, दिस इज द पिक वैल्यू दैट इज नोन एज व्हाट, कैपिटल Vm। ये जो वैल्यू दिख रहा है कैपिटल Vm, यानी पिक वैल्यू को नहीं भेजना है हमको, पूरे सिग्नल को भेजना है। तो पूरा सिग्नल को भेजने के लिए स्मॉल Vm को भेजना पड़ेगा, यानी कैपिटल Vc यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव के साथ किसको भेज रहे हैं हम, कंप्लीट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज प्लस स्मॉल Vm। देखो यहाँ पे स्मॉल Vm लिखे हैं, ये कैपिटल Vm नहीं है,
स्मॉल वी एम क्यों लिखें? क्योंकि पूरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड के साथ भेजना है, तो कैरियर वेव का केवल कैपिटल वी सी लेंगे यानी एम्पलीट्यूड लेंगे और इसके साथ भेज रहे हैं यानी प्लस कर देंगे। किसको भेज रहे हैं? पूरे मॉड्यूलेटिंग या सोर्स सिग्नल को, तो स्मॉल वी एम हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा, फाइनली क्या हो जाएगा सर? तो इस यहाँ पे इन दोनों के यदि अपन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये साइन, एक्चुअल में हमको लिखना चाहिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बट फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? ओमेगा सी इंटू टी। क्यों ऐसा किए? क्योंकि ओमेगा सी बहुत ही ज़्यादा है और ओमेगा एम क्या है? बहुत ही कम है। तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जब करेंगे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा सी। वाई? द वैल्यू ऑफ द ओमेगा सी इज मच मोर लार्जर देन द ओमेगा एम। तो ओमेगा सी मान लो 1000 है, ये नंबर ऑफ साइकिल, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल कितना है? ओमेगा एम की वैल्यू यदि आपसे पूछा गया तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल कितना होगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ 2 3, उस तरफ 4 5 6 यानी 6.5 है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 6.5। बट एक्चुअल में जब हम डायग्राम में देखेंगे तो ये 6.5 से भी कई गुना ज़्यादा होता है। यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी यदि 1000 है तो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। तो 1000 प्लस 1 यदि करेंगे तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस यानी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा सी। तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बट सिंस ओमेगा सी इज मच मोर लार्जर इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी टी, है क्या? तो इस इक्वेशन को यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये कैसा दिखेगा सर? दैट इज v यानी रिजल्टेंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड और रिजल्टेंट वेव दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी सी प्लस स्मॉल वी एम। और स्मॉल वी एम किसके बराबर है सर? तो स्मॉल वी एम है कैपिटल वी एम इंटू साइन क्या? ओमेगा एम टी होल इंटू वट? साइन वट सर? ओमेगा सी टी, है क्या? अब इसको यदि हम प्लॉट करें, रिजल्टेंट वेव को यदि अपन प्लॉट करें, रिजल्टेंट वेव की वोल्टेज यानी मॉड्यूलेटेड वेव का वोल्टेज वर्सेस क्या? टाइम, इसको यदि हम प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा? तो यहाँ पे जो ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम यदि हम प्लॉट करेंगे तो ध्यान से देखो तो इस पहले एम्पलीट्यूड क्या था? कांस्टेंट था, यानी पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड था वीएम, तो यहाँ वीएम यहाँ भी वीएम। बाद में कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड क्या था सर? फिक्स था, वो सर फिक्स था, कितना? Vc, यानी ये वाला वैल्यू कितना है? दिस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोथ आर, दिस इज माइनस Vc एंड दिस इज कैपिटल प्लस Vc, और ये क्या है? माइनस Vc। बट अभी जो एम्पलीट्यूड है, अभी का एम्पलीट्यूड हमारा ये है, और इस एम्पलीट्यूड को थोड़ा ध्यान से देखो तो एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पहले पिक वैल्यू कांस्टेंट था, यहाँ पे जितना वैल्यू है यहाँ भी उतना ही है, ठीक है? या कैरियर वेव में हर एक जगह पे पिक वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। बट नाउ द एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? Vc प्लस Vm, और साइन का एक फंक्शन आ गया, और साइन के फंक्शन में टाइम है सर। टाइम है, इसका मतलब क्या? अब जो मॉड्यूलेटेड या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है दैट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, द एम्पलीट्यूड इज अ फ्लक्चुएटिंग पैरामीटर विद द टाइम। तो टाइम के साथ ये पूरा एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का क्या होगा? चेंज होते जाएगा। अच्छा, यदि बोला जाए आपको व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, तो मैक्सिमम कितना होगा? क्योंकि चेंज हो रहा है ना। अब पहले एम्पलीट्यूड क्या था? कैरियर वेव और मॉड्यूलेटेड वेव में कांस्टेंट था। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कितना था सर? वो था कैपिटल Vm, और कैरियर वेव में भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट इज द कैपिटल Vc। बट इन केस ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव द एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, साइन के साथ चेंज होगा। तो आपसे पूछा जाए यदि चेंज हो रहा है तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। देयर इज अ रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? तो ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, तो साइन का टर्म जब मैक्सिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हम कंसिडर कर सकते हैं? तो मान लो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये पूरा यदि वैल्यू देखें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये? Vc प्लस Vm, और साइन हो गया मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो कैपिटल V मैक्स लिख रहे हैं, ये कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होने का। सो कैपिटल V मैक्स मतलब क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो कितने हो जाएंगे सर? Vc प्लस कैपिटल Vm, ये आ गया। अच्छा, यदि बोला जाए मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होगा सर। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव? मिनिमम वैल्यू कितने हो जाएंगे? तो माइनस कर दो सर, तो मिनिमम वैल्यू हो गया कितना? Vc माइनस Vm, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा। सो Vc माइनस Vm, बट ये कैपिटल है क्या? तो ये हमारा आ गया। मैक्सिमम वैल्यू इतना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, अभी काम में आने वाला है, और ये इक्वेशन 2 है क्या?
अब थोड़ा यदि ध्यान से देखो तो हम यदि अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एम्पलीट्यूड इज अ फ्लक्चुएटिंग पैरामीटर, यानी रिजल्टेंट वेव में अब जो एम्पलीट्यूड देखने वाला है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक प्रोफाइल बनाएगा और ये एक ऐसा वेव फॉर्म जनरेट करेगा जिसमें एम्पलीट्यूड हमको टाइम के साथ फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। तो कैसा दिखेगा सर? तो ये वेव कुछ इस तरह का होगा सर। ऐसा सर, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा सर, ऐसा सर। थोड़ा सा हमको क्या करना है, एम्पलीट्यूड को चेंज करना है टाइम के साथ। सो एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन मैक्सिमम टू मिनिमम। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसमें हमने ग्राफ में क्या किया। अच्छा, ये हो गया वेव प्रोफाइल, और ये वेव प्रोफाइल किस पे डिपेंडेंट है? ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंडेंट है। और अंदर में इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू कैरियर वेव। रिजल्टेंट वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है? कैरियर वेव। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, बट ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है सर? कैरियर वेव। तो अंदर में कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा अपन को। तो ये जो एकदम पूरा डरावना सा दिख रहा है डायग्राम बालक, ये जो डायग्राम है इसमें देखो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है। एम्पलीट्यूड, ये जो वैल्यू है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा ध्यान से समझो इसको। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी इसको लिखेंगे कैपिटल वी मैक्स, और ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड वी मिन। तो मिनिमम टू मैक्सिमम इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। कौन फ्लक्चुएट कर रहा है? मॉड्यूलेटेड वेव और रिजल्टेंट वेव का फाइनल एम्पलीट्यूड दैट इज फ्लक्चुएटिंग विद द टाइम। तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये जो आउटर प्रोफाइल दिख रहा है इस ग्राफ में, दिस आउटर प्रोफाइल इज ड्यू टू दिस, यानी सोर्स सिग्नल की वजह से है आउटर प्रोफाइल। और अंदर में जो ये वेव दिख रहा है आपको, दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, यानी रिजल्टेंट वेव या मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव, और यही जाता है किसके अंदर? ट्रांसमीटर के अंदर। यदि तुमको ब्लॉक डायग्राम पता है लास्ट डे का, तो सबसे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम बताया था कि सोर्स पॉइंट से ट्रांसमीटर तक सिग्नल को अपन को फीड करना पड़ता है, फिर ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल में जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल से रिसीवर में, और रिसीवर से फाइनल डेस्टिनेशन में। बट बिफोर फीडिंग टू द ट्रांसमीटर हमको सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ता है, यानी मॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो ट्रांसमीटर के अंदर जो हम सिग्नल फीड कर रहे हैं वो कौन सा सिग्नल है? वो ये वाला नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो इन दोनों का मिक्सचर है, यानी दैट इज द सुपरपोजिशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यानी ये बेसिकली जा रहा है किसके अंदर? ट्रांसमीटर के अंदर। तो पूरे पाथ में थ्रू द ट्रांसमीटर, थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल अप टू द रिसीवर कौन जाएगा? ये जाने वाला है, ठीक है, यानी मॉड्यूलेटेड वेव जाने वाला है, जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने होते हैं? Vc प्लस Vm, और मिनिमम कितने होते हैं? Vc माइनस Vm। व्हाट इज कैपिटल Vc? दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। व्हाट इज कैपिटल Vm? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे V क्या है सर? बार बार वोल्टेज है, वोल्टेज के टर्म में लिख रहे हैं, कई सारे जगह पे इसको करंट के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये था सोर्स सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर वेव के साथ इसको मिक्स करना है। फाइनली जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटेड वेव। उसका इक्वेशन क्या है? फाइनल इक्वेशन ये मिला, जिसमें क्या दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज एम्पलीट्यूड इज फ्लक्चुएटिंग विद द टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? Vc प्लस Vm, एंड मिनिमम कितने हो जाएंगे? Vc माइनस Vm। सो फाइनली वी आर फीडिंग टू द ट्रांसमीटर दिस मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जो कि फ्रीक्वेंसी इसमें किसके बराबर है? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और आउटर वेव फॉर्म किसके वजह से है? दैट इज ड्यू टू द सोर्स सिग्नल। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि जब ये वैल्यू जीरो है, जब सोर्स सिग्नल की वैल्यू या एम्पलीट्यूड जीरो है, उस समय ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा किसका? मॉड्यूलेटेड वेव का। और जिस समय एम्पलीट्यूड सोर्स सिग्नल का मैक्सिमम है उस समय इसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। उसी तरह जिस समय ये जीरो हो गया फिर से क्या है? मिनिमम वैल्यू। दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, फिर से जब नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से जीरो हो गया तो ये मिनिमम हो जाएगा, यानी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स सिग्नल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, and the minimum amplitude of the source signal corresponds to the minimum amplitude of the modulated wave। तो ये हमारा फाइनल पूरा इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो है, अब हमको कई बार क्या होता है
कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बिफोर फीडिंग टू द ट्रांसमीटर इस वेव में ये मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड को ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह का वेव फॉर्म अपन फीड कर रहे हैं, किसके अंदर, ट्रांसमीटर के अंदर। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, वो इस फार्मूले से तो दिख रहा है, लेकिन कई बार हमको ये ध्यान में रखता है कि इस डिवाइस की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो डिवाइस की एफिशिएंसी मतलब कम करंट पे या कम वोल्टेज पे डिवाइस का जो पावर है वो यूजफुल पावर वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम द डिवाइस हमको एक पर्टिकुलर तरह से या एक ऐसा अरेंजमेंट जनरेट करना पड़ेगा जिससे ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत ही अच्छे तरह से हो। यानी कितना इफेक्टिव है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नया मैथमेटिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। फिर से बोल रहे हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ ये कितना अच्छा या कितना इफेक्टिव हुआ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन किया गया जो ये बताता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना इफेक्टिव हुआ, कितना अच्छा हुआ। ओके, तो या डिवाइस की इफिशियंसी कितना आ सकता है। तो in order to check the effectiveness of the amplitude modulation, we define a term called modulating index. So what is the modulating index, वो आप समझते हैं। यानी ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना अच्छा हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करेंगे सर, और उसका नाम क्या है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। सो नाउ वी हैव अ न्यू टर्म कॉल्ड क्या, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अच्छा, अभी सब ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये पूरी कहानी जो भी हम टर्म बताएंगे, यानी ये जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स अपन बताने वाले हैं अभी, ये केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये डिफिनेशन चेंज हो जाएगा। सो अभी पूरा इस वीडियो में हम जो भी कहानी पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हेन वी आर सेंडिंग द सोर्स सिग्नल विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव। तो उस सिचुएशन में ये बोलेंगे। अच्छा, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को स्मॉल m से लिखेंगे। अब ये क्या है, इसको यदि हम फिजिकली समझना चाहें तो बता रहे हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या है सर, ये एक मैथमेटिकल पैरामीटर है जो हमको ये बताता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना अच्छा हुआ, यानी हाउ मच इफेक्टिव द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, यानी m बताता है। अब m की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा या उतना अच्छा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिवाइस उतना कम नॉइज़ को कैच करेगा। ठीक है, तो m की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लॉजिकली तो समझ में आ गया कि ये एक टर्म है या एक मैथमेटिकल पैरामीटर है जो कि इफेक्टिवनेस को बताता है, इफेक्टिवनेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अच्छा हम डायरेक्ट फार्मूले लिख रहे हैं। ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऐसे m इक्वल टू, ठीक है तुम पूरे लिखना, m इक्वल टू, इसको बोलते हैं मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन। यदि टोटल लिखना हो तो मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन बाय ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, that is the definition of what, this is the definition of modulating index, maximum change in amplitude of carrier wave after modulation by original amplitude of carrier wave। इसी रेशियो का नाम है क्या है सर, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब समझते हैं, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड कितना हो गया था, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो गया था हमारा आफ्टर मॉड्यूलेशन, तो उसको वी मैक्स से लिखे थे। तो वी मैक्स कितना हो गया था, ये हो गया था वीसी प्लस वीएम। अच्छा, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव ये कितना है सर, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मतलब कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है वीसी। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज द चेंज, तो पहले था वीसी और बाद में हो गया वीसी प्लस वीएम। सो व्हाट इज द चेंज, चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल है वीसी प्लस वीएम और इनिशियल कितना है सर, वीसी। सो दिस इज द चेंज। और ये चेंज कैसा चेंज है, मैक्सिमम चेंज, क्योंकि हमने मैक्सिमम लिया है।
तो मैक्सिमम कितना चेंज हो जाएगा, तो वीसी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वीएम। यानी ऊपर जो टर्म आपको दिख रहा है मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज कैपिटल वीएम, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और नीचे क्या है, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, दैट इज नथिंग बट द वीसी। तो एम का फार्मूला क्या आ जाएगा, यानी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का फार्मूला आ जाएगा हमारा क्या, मैक्सिमम चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये आ गया वी एम बाई क्या, वी सी। तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का एक प्यारा सा फार्मूला आ गया क्या, कैपिटल वी एम बाई कैपिटल वी सी, कैपिटल वी एम बाई कैपिटल वी सी। व्हाट इज कैपिटल वी एम सर, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। व्हाट इज कैपिटल वी सी, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अच्छा, ये फार्मूले तो कई बार हम यूज करते ही हैं, साथ ही साथ इसके अलावा कई बार आपको क्वेश्चन में वीएम और वीसी नहीं देके आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव दिया रहेगा, यानी आपको क्या दिया रहेगा, वी मैक्स दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा सर, वी मिन दिया रहेगा। यानी मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटेड वेव का मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, और आपको बोलेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। तो वैसे सिचुएशन में हमको एक फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा एम का इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स एंड वी मिन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो व्हाट वी हैव, तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी है सर, व्हाट यू नो सर, यू हैव टू इक्वेशन। एक है वी मैक्स का, यानी मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये कितना आया था, ये आया था वी सी प्लस वी एम, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। और मिनिमम वैल्यू कितना आया, तो मिनिमम वैल्यू आया वी सी माइनस वी एम, दैट इज इक्वेशन 2। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो सर, ऐड कर दो। तो पहले ऐड कर दिए दोनों इक्वेशन को, यदि ऐड किए यानी बाय 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम ऐड किए तो बताओ इधर क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा वी सी प्लस वी एम, यानी वी मैक्स प्लस वी मिन, ये लेफ्ट साइड में हो गया सर। अच्छा, राइट साइड में बताओ, दोनों को ऐड करेंगे तो वी एम और वी एम क्या होगा, कैंसिल, अब वी सी और वी सी, तो यह जाएगा 2 टाइम्स वी सी, है क्या, क्लियर है सर। तो यहाँ से बताओ वी सी इक्वल टू कितने आ गए, वी सी आ गया वी मैक्स प्लस वी मिन बाई क्या 2 आया क्या, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया सर। अब बताओ यदि मान लो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो बाई 1 माइनस 2, दोनों इक्वेशन को माइनस करो, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा वी मैक्स माइनस वी मिन दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हो गया क्या, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इस बार वी एम और वी एम ऐड हो जाएगा और वी सी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 टाइम्स वी एम हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 टाइम्स कैपिटल ऑफ वी एम। अब फाइनली बताओ कितना होगा, तो वी एम इक्वल टू कितने आ जाएंगे, यहाँ से वी एम इक्वल टू आ जाएंगे, इस बार माइनस आ गया, तो यह आ जाएगा वी मैक्स माइनस वी मिन बाई क्या 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हमारा वी सी और वी एम का बेसिकली हमने वैल्यू निकाल लिया। तो वी सी की वैल्यू आ गया ये वी मैक्स प्लस वी मिन बाई 2, और वी एम की वैल्यू आ गया क्या, वी एक्स माइनस वी मिन बाई 2। क्लियर है क्या। अच्छा, m का फार्मूला क्या आता है, वी एम बाई वी सी, तो वी एम बाई वी सी, यानी इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे, तो दिस बाई दिस ये क्या मिल जाएगा, वी एम बाई वी सी इक्वल टू एम हो जाएगा सर। सो वी हैव m इक्वल टू क्या, वी एम बाई वी सी, तो दोनों को यदि डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, तो इस दिस बाय दिस यदि डिवाइड करोगे तो 2 और 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पहले आएगा वी मैक्स माइनस वी मिन बाई क्या हो जाएगा, वी मैक्स प्लस वी मिन। तो m का फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, दूसरा फार्मूला आ जाएगा m इक्वल टू कौन सा 4/3 कर रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे सर, ये हो जाएंगे वी मैक्स माइनस वी मिन बाई क्या, वी मैक्स प्लस वी मिन, है क्या। तो ये आ गया फाइनल दूसरा फार्मूला। तो m का या मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का बेसिकली 2 फार्मूला अपन को पता चल गया, एक आइदर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और दूसरा क्या आ गया सर, वी मैक्स यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव माइनस वी मिन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो ये 2 फार्मूला आ गया मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या है, एक मैथमेटिकल पैरामीटर है जो क्या बताता है कि हमने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कितना इफेक्टिव है। इसको जल्दी से कॉपी करो सर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉज करके कॉपी कर लो। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया सर, एम यानी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का फार्मूले निकल गए। ठीक है, 2 फार्मूला निकला, इस 2 फार्मूले को अपन को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इस फार्मूले को यदि आपसे देख के पूछा जाए कि m का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यदि इस फार्मूले को देख के आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से देख के लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू m का जो है पॉसिबल वो कितना है, 1 है। क्यों 1 है, ध्यान से देखो तो ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस। तो ऊपर यदि माइनस है यानी न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दिस रेशियो विल बी लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 क्योंकि नीचे ज़्यादा है प्लस है और ऊपर क्या है माइनस, तो कम बाई ज़्यादा यानी लेस देन 1 आएगा ये वैल्यू। बट किसी भी केस में यदि वी मीन की वैल्यू 0 हो गया, तो वी मीन 0 और नीचे भी वी मीन 0, तो ये जाएगा वी मैक्स बाई वी मैक्स मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैथमेटिकली मैक्सिमम m की वैल्यू कितना हो सकता है, यानी मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मैथमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना, 1। बट बेसिकली 1 से भी ज़्यादा भी पॉसिबल है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं या वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। वो क्यों नहीं यूज़फुल होता है वो इस वीडियो के एंड में देखेंगे। ठीक है, कि हम m की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक ही ले सकते हैं, यानी 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.3 अप टू मैक्सिमम 1 तक लेते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैथमेटिकली दिख रहा है पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट स्टिल वी डोंट यूज द वैल्यू ऑफ m टू बी ग्रेटर देन 1, यानी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा अपन यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से डिवाइस के अंदर नॉइज़ वगैरह ये सब आ जाएगा, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना हम जान के रखेंगे। चलो सर, ये समझ में आ गया। तो ये था एक टर्म जिसका नाम है क्या, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका हमने अभी ग्राफिकल एनालिसिस देखा और एक टर्म देखा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ वो कितना अच्छा हुआ, यानी m की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा हमारा मॉड्यूलेशन उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, क्या, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब आते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस पे। हमने अभी ग्राफिकल एनालिसिस देखा था और ग्राफिकली हमको मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन दिखा, प्रोफाइल दिखा जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, वेरिएबल एम्पलीट्यूड था। नाउ वी हैव द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन फाइनल कैसा दिखेगा तो वो अपन लिख रहे हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन में हमने अभी लिखा था वी एम इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा एम टी, तो इसमें साइन भी ले सकते हैं कॉस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए हमने एक बार साइन ले लिया, तो एक बार हम कॉस लेकर भी आपको समझा रहे हैं। यानी अभी जो हम इक्वेशन वगैरह लेंगे उसमें हम कॉस भी ले रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, यानी कॉस साइन कुछ भी हो सकता है। तभी के लिए हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन या फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फाइनल इक्वेशन कैसा दिखेगा वो थोड़ा हम फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, उस इक्वेशन से बहुत कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर सोर्स सिग्नल बोलते हैं इसको। सो वी हैव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सोर्स सिग्नल। इसको कैसे लिखे थे सर, तो इसको लिखे थे वी एम इक्वल टू, फाइनली कैसे आया था इक्वेशन, वी एम इक्वल टू, अच्छा इधर नीचे लिख रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन लिखे थे वी एम इक्वल टू कैपिटल वी एम, साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हो तुम, तो मान लो अभी के लिए कॉस ले लिए, ओमेगा एम टी ये आ गया। ठीक है, अच्छा ओमेगा एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सोर्स सिग्नल। किसके साथ भेजना है सर, कैरियर वेव के साथ। तो कैरियर वेव का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव क्या लिखे थे, वी सी इक्वल टू कैपिटल वी सी, फिर से कॉस ले रहे हैं ओमेगा सी टी, आ गया सर। अच्छा, दोनों को कंबाइन कर देंगे, सुपरपोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव क्या बन जाएगा, मॉड्यूलेटेड वेव को किससे लिखेंगे सर, वी से लिखेंगे। अच्छा, कितना होगा, ये हो जाएगा वी सी और एम्पलीट्यूड के साथ भेज रहे हैं तो वी सी के साथ ऐड करना पड़ेगा स्मॉल वी एम को, कैपिटल वी एम नहीं, टोटल सिग्नल को भेजना है। ठीक है, तो स्मॉल वी एम को एम्पलीट्यूड के साथ भेज दिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस है इस बार तो कॉस लेना पड़ेगा, पहले साइन लिए थे तो इस बार क्या हो जाएगा कॉस। एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए हमको, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बट ओमेगा सी इज मच मोर ग्रेटर, इसलिए क्या लिखेंगे हम ओमेगा सी टी, इतना आ गया। चलो वी एम की वैल्यू पुट कर दो सर, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड्यूलेटेड वेव, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव
प्लस ये क्या है स्मॉल वी एम क्या है ये टोटल है, तो ये हो जाएगा कैपिटल वी एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी होल इनटू कितना आ जाएगा सर, ये फाइनली कॉस ओमेगा सी टी है क्या, ये फाइनल हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अच्छे से फाइनल इक्वेशन क्या आएगा वो लिख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझो सर। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगा उस पर हमको ध्यान देना है और फाइनल इक्वेशन को अपन याद रख लेंगे और जितने भी हम आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें बार बार हम वो फाइनल इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। बार बार ये सब इतना कहानी नहीं करेंगे, तो हम फाइनली इक्वेशन मैथमेटिकली क्या आएगा वो अपन डिराइव कर रहे हैं। तो v इक्वल टू कितने और लिखेंगे बताओ जल्दी से, तो v इक्वल टू हो जाएगा ये, थोड़ा ध्यान से देखता जो वी सी प्लस, अब बता दो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गया सर, तो कॉस अंदर चला जाएगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा वी सी प्लस कितना कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये प्लस वी एम कॉस ऑफ ओमेगा सी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, इतना आ जाएगा। क्लियर है ये पूरा। अच्छा अब ये वी एम को हटा के हम थोड़ा डिफरेंट लिख रहे हैं। अभी अभी हमने बताया था मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का फार्मूला क्या था सर, ये था वी एम बाई वी सी, ये अपन का फार्मूला आया था किसका, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का फार्मूला। तो यहाँ से यदि वी एम लिखें तो वी एम इक्वल टू कितना लिखोगे एम इंटू वी सी, तो वी एम को हटा के क्या लिख देंगे एम इंटू वी सी। तो अगला जो लाइन लिखे वो समझ में आया कि नहीं देखो सर, तो ये हो जाएगा वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस वी एम को कितना लिखना है आपको, इसको लिखना है m इंटू वी सी, वी एम को m इंटू वी सी लिखे और उसके बाद ये देखो तो क्या कर दिए, ये यदि समझ में आ गया तो बोलो सर जल्दी से, ये समझ में आया क्या सर, सर जल्दी बताओ समझ में आया क्या, देखो तो क्या कर दिए सर, तो वी एम को हटा के अपन क्या लिखे m टाइम्स वी सी। अच्छा नीचे 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर में इस दोनों के साथ 2 डाल दिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो ये एक फार्मूला बन गया सर, ये किसका फार्मूला बन गया, ये हो गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ डी, है क्या, ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी इंटू कॉस डी, इसका फार्मूला होता है क्या कॉस सी प्लस डी और क्या प्लस कॉस सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी, ये मैथ्स का आपका फार्मूला है। अच्छा बायोलॉजी वाले नीट वाले का तो हार्ट अटैक आएगा फार्मूला देखते, कोई बात नहीं याद कर लो। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं तो ये जाएगा वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, अच्छा प्लस, अब बताओ सर तो एम वी सी बाई 2, इंजीनियर को ये पूरा फार्मूला आता होगा, डॉक्टर लोग का थोड़ा प्रॉब्लम है तो अपने देख लो, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी इंटू कॉस डी, क्या होता है कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी। तो चलो वैल्यू लिख दो सर, अब डायरेक्ट लिखें क्या, एक लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है तो ध्यान से देखते जाओ। तो ये हो जाएगा फार्मूला किसका, ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी, तो दिस प्लस दिस, तो दोनों में क्या कॉमन है टी कॉमन है, तो टी को बाहर निकाल दो तो ये जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इंटू टी। अच्छा फिर प्लस क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस डी मतलब दिस माइनस दिस, तो टी कॉमन आ जाएगा तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होल इंटू टी, दैट इज द फाइनल फार्मूला। क्लियर है इतना। अब एक लाइन में फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं और इसी को अपन को याद रखना है सर। सो फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव कितने आ जाएंगे, वी सी कॉस ओमेगा से टे प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर तो दोनों में एक ही टर्म आएगा सर, तो एम वी सी बाई 2 और कितने कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इंटू टी प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या आ जाएगा एम वी सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस, अच्छे से लिखो, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होल इंटू टी। तो ये हमारा फाइनल प्यारा सा इक्वेशन बन गया और इसी इक्वेशन का अपन को इंतज़ार था। तो थोड़ा ध्यान से ये देखो तो फाइनल इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव क्या आ गया सर, वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इंटू टी प्लस एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होल इंटू टी। एक बार बोलो मेरे साथ, और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही इक्वेशन अपन बार बार फिर से यूज़ करेंगे। v इक्वल टू क्या है, वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस एम होल इंटू टी प्लस एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। कहानी क्लियर है। अब ये इक्वेशन हमने क्यों बताया, क्योंकि इस इक्वेशन में थोड़ा फीलिंग आता है। क्या फीलिंग आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो। तो बेसिकली हमने मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसमें हमने 2 इक्वेशन को भेजा था। मॉड्यूलेटेड वेव मतलब वो बेसिकली 2 इक्वेशन है। उसमें कौन कौन से इक्वेशन का मिक्सचर है, एक सोर्स सिग्नल और दूसरा कैरियर वेव। तो हमने भेजा था 2 इक्वेशन,
बट एक्चुअल में इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से यदि तुम देखो तो यहाँ पे ये 3 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, ऐसा दिख रहा है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एक में देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी सी कॉस ओमेगा सी टी, फिर प्लस ये दूसरा टर्म आ गया कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होल इनटू टी, और एक तीसरा टर्म आ गया। यानी हम तो भेज रहे हैं 2 सिग्नल को, किसको, कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, बट एक्चुअल में कितना ट्रांसमिट हो रहा है मैथमेटिकली यदि देखें तो एक्चुअल में 3 टर्म का ये क्या है, मिक्सचर है। जनरली वेव में क्या होता है, यदि हम 2 वेव को कंबाइन करते हैं तो वो 2 वेव ही आगे प्रोपागेट होता है, बट मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो हम तो भेज रहे हैं 2 वेव, बट जा रहा है 3 तरह का कॉम्बिनेशन, 3 तरह का कॉम्बिनेशन जो ट्रांसमीटर में फीड हो रहा है। पहले में केवल कॉस ओमेगा सी है, दूसरे में कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और तीसरे में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो 3 टर्म बेसिकली मिक्स होके आगे प्रोपागेट हो रहा है। अब इसका क्या यूज़ है, ये टर्म क्या बताना चाहता है, वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो इतना जल्दी से प्रिंट करो सर। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन से अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो बात करते हैं। तो ये इक्वेशन बेसिकली हमको बहुत सारे टर्म या मैथमेटिकल टर्म या फिजिकल टर्म के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी मॉड्यूलेटेड वेव जो जा रहा है। आपको यदि बोला जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में कितने फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हैं। दूसरा पूछेगा व्हाट आर द पावर, टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जैसे पावर दे दिया आपको, किसका पावर दे दिया, सोर्स सिग्नल का, कैरियर वेव का, या एम्पलीट्यूड दे दिया उसका, आपको पावर पूछा है तो टोटल पावर पूछेगा। तीसरा पूछेगा यूजफुल पावर, और उसी में आएगा फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द मॉड्यूलेटेड वेव। ये मैथमेटिकल एनालिसिस था। फाइनल इक्वेशन ये आया, इसी इक्वेशन को बार बार अपन यूज करेंगे। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा सर कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या क्या फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी और द बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये टर्म आएंगे अवेलेबल है किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन क्या मिला, इक्वेशन जल्दी से लिख लो सर। सो वी हैव व्हाट यू हैव सर, दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज द इक्वेशन, v इक्वल टू, अच्छा थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं सर, इधर लिख रहे हैं v इक्वल टू, इसी इक्वेशन को कॉपी कर रहे हैं, वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई 2, और क्या सर, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस, लास्ट वाला बताओ सर, एम वी सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होल इनटू टी। दैट इज द आवर टोटल इक्वेशन है। क्या पूरा दिख रहा है ना सर इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में ही बेसिकली दिख रहा है हमको फ्रीक्वेंसी, क्या क्या फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो 3 टर्म है हमारे, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक में है कॉस ओमेगा सी, तो पहले टर्म में फ्रीक्वेंसी कितना है सर, यह है केवल ओमेगा सी, यानी पहला टर्म जो जा रहा है बेसिकली वो अकेला जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा बस वाली कहानी पे आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसको बस के आगे वाले सीट पे बैठा सकते हैं, विंडो वाले सीट पे बैठा सकते हैं, या फिर पीछे वाले सीट पे बैठा सकते हैं। तो अभी हमने मान लो आगे वाले सीट को एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड के साथ जब हम भेज रहे हैं तो बेसिकली 3 टर्म का मिक्सचर जा रहा है। अब ये 3 टर्म जब जा रहा है तो इसमें से यदि देखा जाए तो पहला टर्म में केवल और केवल कौन जा रहा है, किसका फ्रीक्वेंसी जा रहा है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जा रहा है। अच्छा, दूसरे टर्म में किसका फ्रीक्वेंसी जा रहा है, कैरियर वेव तो जा रहा है, बट साथ साथ किसको लेके जा रहा है, ये ओमेगा एम, ओमेगा एम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सोर्स सिग्नल। यानी सेकंड वाला जो टर्म है वो थोड़ा यूजफुल है, ये खुद तो जा रहा है कैरियर वेव, साथ ही साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को भी लेके जा रहा है। तो सेकंड टर्म थोड़ा ज़्यादा यूजफुल है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और तीसरा टर्म क्या है सर, तो तीसरा टर्म भी जा रहा है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी दिख रहा है किसका, सोर्स सिग्नल का ओमेगा एम। तो टोटल 3 फ्रीक्वेंसी आ गया सर। एक आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ओमेगा सी, दूसरा क्या आ गया ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तीसरा क्या है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो आपसे यदि बोला जाए व्हाट आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, सो वी हैव 3 फ्रीक्वेंसी।
कौन कौन सा सर? एक ओमेगा सी, दूसरा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और तीसरा क्या? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसी फ्रीक्वेंसी को यदि हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के ग्राफ पे प्लॉट करें, हेलो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा सर? तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी। थोड़ा ध्यान से सुनो फिर से। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे सर? वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, तो पहले टर्म का फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा सी। तो मान लेते हैं ये जो है फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो इस एक्सिस पे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा सी। ओके, अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना है? तो ये है वी सी। तो एम्पलीट्यूड को वाई एक्सिस पे, तो ये इतना बड़ा बना दो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वर्टिकल लेंथ रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एम्पलीट्यूड कितना है सर? ये एम्पलीट्यूड है वी सी। अच्छा, समझ में आ गया सर, मजा आ गया। दूसरा टर्म का एम्पलीट्यूड कितना है? ध्यान से देखो तो ये है एम वी सी बाई टू। हेलो, कितने हैं? एम वी सी बाई टू। अच्छा, ध्यान से बताओ, ये जो एम्पलीट्यूड है एम वी सी बाई टू, या तीसरा टर्म का भी देखो कितना है? एम वी सी बाई टू। तो ये वी सी से ज़्यादा है कि कम है? एम वी सी बाई टू, इज इट ग्रेटर देन वी सी और लेस देन वी सी? तो ऑब्वियसली लेस देन वी सी। क्यों? क्योंकि m का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो m की मैक्सिमम वैल्यू यदि 1 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? वी सी बाई टू। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वी सी बाई, यानी हाफ ऑफ वी सी, इसके बराबर है। वी सी बाई टू आएगा सर, m की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी ले लिया तो। बट इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो सेकेंड टर्म का एम्पलीट्यूड कम है, कितना है? एम वी सी बाई टू, दैट इज लेस देन वी सी, एंड फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ओमेगा सी यहाँ है, आगे और कितना जाना पड़ेगा? ओमेगा एम। तो और आगे चले जाओ ओमेगा एम, तो समवेयर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जाके एम्पलीट्यूड इस बार कम होगा। किससे कम होगा? तो ये लेंथ टोटल वी सी है, तो एम वी सी बाई टू वी सी से कम होगा। सो दिस एम्पलीट्यूड इज एम वी सी बाई टू। इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी कितना है सर? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये फ्रीक्वेंसी है क्या? तीसरा टर्म का एम्पलीट्यूड कितना है सर? उतना ही है, एम वी सी बाई टू, बट फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो जितना आगे गया तो उतना ही पीछे जाना पड़ेगा, तो उतना ही पीछे चले जाओ। और इसके एग्जैक्टली इक्वल है एम्पलीट्यूड, तो इस एग्जैक्टली इक्वल कर दो किसको? एम्पलीट्यूड को। सो एम्पलीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द थर्ड टर्म, और सेकेंड टर्म दोनों का सेम है। तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एम वी सी बाई टू, है क्या? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है सर? दैट इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अच्छा, ओमेगा तो लिखते हैं, बट ओमेगा को कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा वो आपको हर्ट्ज में दिया रहेगा, सो दैट इज नॉट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में दिया है तो वो ओमेगा की वैल्यू है, बट यदि हर्ट्ज में दिया है तो आपको ओमेगा सी नहीं लिख के उसको एफ लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा सर? एफ सी प्लस एफ एम हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा? एफ सी माइनस एफ एम हो जाएंगे। तो आपसे यदि पूछा जाए व्हाट आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो क्या क्या आ जाएगा? एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ एम। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, दिस इज द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी प्लस एफ एम, यानी थोड़ा ज़्यादा है, और ये क्या है? थोड़ा कम है। अच्छा, यदि आपसे बोला जाए कि ये जो फ्रीक्वेंसी, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? एफ सी प्लस एफ एम, और नेगेटिव एक्सट्रीम कहाँ तक जा सकता है? एफ सी माइनस एफ एम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ सी से कितना ज़्यादा है? एफ एम, यानी आगे और जाना है कितना? एफ एम। तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम है अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम हो सकता है इतना फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे सर? दिस इज अपर साइड बैंड। आप पूरा लिखो, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, कुछ जगह चाहिए, हमारा पेज नहीं है ना। इधर क्या आ जाएगा? अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो गया पूरा लिखने का। ओके, अच्छा, लेफ्ट में ये मिनिमम है, नेगेटिव एक्सट्रीम में इतना हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। तो व्हाट इज द, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में अपर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? एफ सी प्लस एफ एम हो सकता है, एंड लोअर साइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? एफ सी माइनस एफ एम होंगे। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर साइड बैंड टू अपर साइड बैंड, यानी ये बेसिकली मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है?
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, FM है, और यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, FM। तो टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ FM। और इसको क्या बोलते हैं सर, दिस इज नोन एज बैंड विथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपसे यदि बोला जाए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ FM। व्हाट इज सर FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बैंडविड्थ कितना होता है, ट्वाइस ऑफ FM। इस चीज़ को अपन याद रखेंगे। लोअर साइड बैंड से अपर साइड बैंड तक कितना होता है बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इतना है सर। ओके, समझ में आ गया, ये पूरा कहानी क्लियर है। तो यह है फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंट हो गया सर, जल्दी से प्रिंट कर लो। अब नेक्स्ट टर्म है आपका पावर, यानी पावर पूछा जाएगा आपसे। यदि पूछा जाए व्हाट आर द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी, ये सब नोट करके पॉइंट में लिखा करो आप लोग, ठीक है। क्या पूछेगा सर, अवेलेबल फ्रीक्वेंसी इन व्हाट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो क्या क्या अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है सर, एक है FC माइनस FM, दूसरा क्या है FC, तीसरा क्या है FC प्लस FM। कितने फ्रीक्वेंसी होते हैं सर, 3 ही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्फानाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होते हैं, बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में 3 ही फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पूछेगा आपसे पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। सो नेक्स्ट वी हैव सर पावर। अगला हेडिंग दो सर कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में पावर कितना होना चाहिए, या पावर कितना होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, या पावर कितना चाहिए सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल नॉन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, है क्या। तो अगला हेडिंग दो क्या सर, पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो फिर से हमारे पास सेम इक्वेशन है सर, मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन है। इससे अब अपन को क्या निकालना है इस बार, पावर। तो थोड़ा पावर की कहानी आप थोड़ा ध्यान से इधर एक पॉइंट्स याद रखो, इधर छोटू सा अपन पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है थोड़ा ध्यान से समझो सर, हम पॉइंट लिखने जा रहे हैं इधर छोटू सा इस बॉक्स में। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है सर, जो पावर आप जानते हो, किसी भी यदि इक्वेशन दे दिया आपको, ऐसे इक्वेशन दे दिया V इक्वल टू कैपिटल V, मान लो साइन या कॉस कुछ भी दे दिया, ओमेगा इंटू टी, ये दे दिया एक वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो AC वोल्टेज है, AC मतलब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, अदर साइन होगा या फिर कॉस होगा। तो अभी के लिए हमने कॉस ले लिया, साइन कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारा पहले से कॉस था इसलिए अपन कॉस लिया। तो ये वोल्टेज का इक्वेशन है। V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। टाइम जितना पुट करोगे तो उस टाइम पे कितना वोल्टेज है वो मिल जाएगा। टाइम 2 सेकंड पुट करो तो वोल्टेज एट 2 सेकंड, टाइम 5 सेकंड पुट करो वोल्टेज एट 5 सेकंड। व्हाट इज कैपिटल V, दैट इज नॉन एज पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया सर, मजा आ गया। बट आप जो घर में बोलते हो कि हमारे घर में जो कनेक्शन है, यदि मान लो तुम्हारा जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर अपना ये फिंगर डालो, तो सर्किट के अंदर जो जिसमें वो हुक डालते हो ना, वो चार्जर डालते हो, उस सर्किट के अंदर जो होल होता है उसमें अपना ये फिंगर डालना, तो कुछ कुछ होगा, ठीक है। तो तुम क्या बोलते हो, झटका लग गया सर। अब झटका कितने का लगा, 220 वोल्ट का। तो ये जो 220 वोल्ट है दैट इज़ नॉट दिस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दैट इज नाइदर द पिक वैल्यू। वो जो 220 वोल्टेज है वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। RMS वैल्यू क्या होता है, ये तो AC चैप्टर में तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पूरा पढ़ा होगा डिटेल में। तो RMS वैल्यू यानी VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, यानी 220 वोल्ट जो अपन बोलते हैं, बेसिकली वोल्टेज तो चेंज हो रहा है ना, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। सो वो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, तो उसका एक वैल्यू निकालते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जनरली 0 आता है, इसलिए एवरेज नहीं निकाल के रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालते हैं। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होता है वो होता है पीक वोल्टेज बाई रूट 2। हेलो, पीक वोल्टेज बाई रूट 2, यानी घर में जो तुम्हारा वोल्टेज सप्लाई आ रहा है वो एक्चुअली में होता है 311 वोल्ट का। कितना होता है सर, 311 वोल्ट, यानी वो पिक वैल्यू है। और उसको जब तुम रूट 2 से डिवाइड करते हो तो 311 बाई रूट 2 ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट के आसपास, जो कि कौन सा वोल्टेज है सर, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब जो वोल्टेज हम बोलते हैं 220 वोल्ट, वो कौन सा वोल्टेज है, दैट इज नॉट द पिक वोल्टेज, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यानी 220 वोल्ट तो RMS वैल्यू है, बट मैक्सिमम कितना होता है, 311 वोल्ट होता है। चलो उसको छोड़ो। तो पिक वैल्यू बाई रूट 2 इक्वल टू क्या होता है, RMS वोल्टेज, ये अभी जानो। अच्छा, पावर जो तुम फार्मूला जानते हो सर,
पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। बट ये वी कौन सा वी है? ये वी वो वी नहीं है, वो भी मतलब ये पीक वैल्यू नहीं है, ये है वी आर एम एस। समझ में आ रहा है सर? कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये वी आर एम एस बाई आर स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर, जो पावर का फार्मूला तुम जानते हो, वी स्क्वायर आर में जो वी है दैट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हम इतना कहानी इसलिए आपको बताएं कि एक्चुअल में पीक वोल्टेज बाई रूट 2 वो होता है आर एम एस वैल्यू, और आर एम एस वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस वो होता है पावर। यानी पावर के फार्मूले में आर एम एस वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस है। इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो सर, इतना कहानी आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग एक पावर होगा, तो फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग जो पावर है मान लो उसको लिख रहे हैं P1। क्या लिख रहे हैं सर? P1। सेकेंड टर्म के करस्पॉन्डिंग जो पावर है उसको लिख रहे हैं क्या? P2। और थर्ड टर्म के करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा उसको क्या लिखेंगे सर? P3। तो 3 टर्म है हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग एक पावर आएगा, दूसरा टर्म के करस्पॉन्डिंग पावर है P2, और तीसरा टर्म के करस्पॉन्डिंग है पावर P3। मेन पर्पस क्या है? वी नीड टू फाइंड द टोटल पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो जा रहा है उसमें टोटल पावर कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। चलो तो P1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग पावर है P1। तो पावर का फार्मूला क्या है? आर एम एस वोल्टेज स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस। बट आर एम एस वोल्टेज क्या होता है? पीक वोल्टेज बाई 2। तो अभी फर्स्ट टर्म में पीक वोल्टेज कितना है? ये तो एम्पलीट्यूड है ना, तो पीक वोल्टेज है कितना सर? Vc। अच्छा, इसको √2 से डिवाइड कर दो, तो Vc बाई √2 ये क्या बन गया? आर एम एस वोल्टेज बन गया। और आर एम एस वोल्टेज का क्या कर दो? स्क्वायर बाई क्या कर दो सर? रेसिस्टेंस। तो क्या बन गया? पावर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म। कितने आ जाएंगे बता दो जल्दी से? तो P1 इक्वल टू आ जाएगा ये Vc स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू आर, दैट इज द पावर करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म P1 आ गया। चलो सर समझ में आ गया। दूसरा टर्म बताओ, P2 इक्वल टू कितना लिखोगे? तो P2 के टर्म के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितना है? तो एम्पलीट्यूड मतलब पिक वोल्टेज, तो पिक वोल्टेज यहाँ पे है MVc बाई 2। थोड़ा ध्यान से समझो सर, MVc बाई 2 दिस इज द पिक वैल्यू। हेलो, पिक वैल्यू बाई √2 करेंगे तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया? ये आरएमएस वैल्यू बन गया। और आरएमएस वैल्यू का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, तो इसका क्या कर दो आप? होल स्क्वायर। और डिवाइड बाई क्या करो? रेसिस्टेंस। तो डिवाइड बाई रेसिस्टेंस, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया P2 पावर। कितने आ जाएंगे बताओ? तो ये हो जाएगा M स्क्वायर Vc स्क्वायर बाई क्या सर? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और नीचे क्या है? R। तो ये हो गया सेकेंड टर्म का पावर P2 M स्क्वायर Vc स्क्वायर बाई कितना? 8R। और थर्ड टर्म में एम्पलीट्यूड वही है सर, वही है MVc बाई 2, यहाँ भी MVc बाई 2, तो P3 भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो P3 इक्वल टू कितना लिख दें? डायरेक्ट लिख रहे हैं M स्क्वायर Vc स्क्वायर बाई 8R। क्लियर है सर? तो टोटल पावर यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। सो व्हाट इज द टोटल पावर? जल्दी बताओ सर। शो टोटल पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। कितना लिख दें इसको? इसको लिख रहे हैं P टोटल। तो P टोटल कितना हो जाएगा बताओ सर, जल्दी बताओ। P1 प्लस P2 प्लस P3। वैल्यू ऐड करो सर। तो पहला टर्म का वैल्यू कितना है? सॉरी, पहला टर्म का सर कितना है? ये है Vc स्क्वायर बाई 2R। सेकेंड टर्म में कितना है? M स्क्वायर Vc स्क्वायर बाई 8R। तो यह जाएगा M स्क्वायर Vc स्क्वायर बाई 8R। अब प्लस थर्ड टर्म में भी उतना ही है, तो इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं P2 प्लस P3 को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 2 टाइम्स कर दोगे तो ये नीचे 4 आ जाएगा। मतलब इस दिस प्लस दिस कितने आ जाएंगे? 4R 8R प्लस 8R 1/8 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये P टोटल आ गया। अच्छा, P टोटल को थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं सर, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा जल्दी बताओ सर। सो P टोटल दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर? कॉमन क्या आ जाएगा? Vc स्क्वायर बाई 2R कॉमन आ गया, तो ये हो गया Vc स्क्वायर बाई 2R कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1 प्लस इधर बचेगा M स्क्वायर बाई 2। M क्या है? मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स बाई 2। सो दिस इज द टोटल पावर अवेलेबल और रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इतना टोटल पावर है। बट यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूजफुल पावर? टोटल पावर तो इतना है, लेकिन इसमें से यूजफुल कितना है? यूजफुल कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म में देखो कैरियर वेव जा रहा है, केवल कैरियर वेव मतलब केवल बस जा रहा है, अकेले जा रहा है, अरे उसका कुछ यूज़ है? केवल बस जा रहा है, उसके साथ कोई जा ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो है ये यूजफुल नहीं है। बट सेकेंड टर्म में देखो कैरियर वेव के साथ साथ V ओमेगा m है, ओमेगा m मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी जा रहा है।
तो सेकंड टर्म थोड़ा काम कर रहा है क्योंकि अकेले नहीं जा रहा है। ओमेगा सी मतलब कैरियर वेव किसको लेके जा रहा है, ओमेगा एम यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लेके जा रहा है। तो सेकंड टर्म यूजफुल है सर। थर्ड टर्म भी यूजफुल है क्योंकि यहाँ भी ओमेगा एम है, यानी सेकंड और थर्ड टर्म तो यूजफुल है, इसलिए P2 और P3 को यूजफुल पावर बोलते हैं। बट फर्स्ट टर्म में कोई भी कैरियर वेव के साथ नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे ओमेगा एम नहीं है, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या सोर्स सिग्नल नहीं है, इसलिए ये यूजफुल पावर नहीं है। तो टोटल पावर में P1 को ऐड करेंगे, बट यूजफुल पावर में कौन सा है, केवल P2 और P3। तो आपसे यदि पूछा जाए व्हाट इज द यूजफुल पावर सर, ये तो इतना हो गया, कौन सा टोटल पावर इतना हो गया, बट व्हाट इज द यूजफुल पावर, यूजफुल पावर, तो यूजफुल पावर कितना लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा P2 प्लस P3। यूजफुल पावर हो जाएगा बेसिकली P2 प्लस P3, तो इसको लिख रहे हैं P यूजफुल। अच्छा P2 प्लस P3 ऐड करो तो एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 8R और इधर एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 8R, तो दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 4R आ जाएगा। दोनों का ऐड कर लो सर, ये तो केजी क्लास का है, समझ में आया, तो इतना समझ आ गया। तो टोटल पावर कितने होते हैं, ये होता है वी सी स्क्वायर बाई 2R 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, बट द यूजफुल पावर इज हाउ मच, एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 4R, इतना है। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर, तो किसी भी टर्म का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस टर्म का फ्रैक्शन निकालना है दैट टर्म बाय टोटल कर देते हैं, क्लियर है। उसी तरह आपसे यदि पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर, तो कैसे निकालोगे, तो यूजफुल पावर बाय टोटल पावर कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर निकल जाएगा। तो कॉपी करो जल्दी, चलो पॉज करके कॉपी कर लो सर। नेक्स्ट क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, क्या, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर। टोटल पावर हमारा इतना निकल गया, कितना सर, वी सी स्क्वायर बाई 2R होल इंटू 1 प्लस हाउ मच, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। आपसे क्या पूछेगा नेक्स्ट टर्म, आपसे पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, यूजफुल पावर। फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर को F से लिखेंगे मान लो, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर कितना होगा तो फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर को F से लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूजफुल पावर बाई टोटल पावर है। किसी भी टर्म का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, वो टर्म बाई टोटल कर दो, तो फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर निकालना है तो यूजफुल पावर बाई टोटल पावर। अच्छा यूजफुल पावर कितना निकला सर, जल्दी से देखो उधर कितना है सर, ये है एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 4R, और टोटल पावर कितना निकला, वी सी स्क्वायर बाई 2R होल इंटू हाउ मच सर, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, है क्या, मजा आ गया सर। अच्छा जल्दी से डिवाइड कर दो, तो दोनों डिवाइड हो गए, कितना हो जाएगा, बच जाएगा सर वी सी स्क्वायर बाई 2R, वी सी स्क्वायर बाई 2R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, एम स्क्वायर बाई 4 है ना, तो 2 कैंसिल हुआ तो 2 नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा सर, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। अब इसको जो हम लिख रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से क्या कर दिए, अगला लाइन जो लिख रहे हैं वो समझ में आया कि एम स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ, एम स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एम स्क्वायर से डिवाइड किया तुमने तो एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, कैसे 2 और 2 1 बन गया, और एम स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बन गया। ये समझ में आया ना क्या किए, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर नीचे, और फिर एम स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2 बाई एम स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गया सर, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर दैट इज 1 बाई 1 प्लस 2 बाई एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ कुछ ख्याल आना चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए जल्दी से बताओ सर। इस इक्वेशन को देख के फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर हम ज़्यादा चाहते हैं कि हम कम चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा चाहते हैं सर। हम कभी चाहते हैं कि हमारा यूजफुल पावर कम हो, यानी यूजफुल पावर 0 हो जाए, कुछ भी यूज़ में ना आए, हम ऐसा चाहते हैं नहीं। हम क्या चाहते हैं, जितना ज़्यादा मैक्सिमम यूजफुल पावर है, यानी वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर। यदि मान लो डिवाइस की एफिशिएंसी पूछा तो जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द डिवाइस। मतलब डिवाइस कितना परसेंट इफिशियंट है उसको निकालने के लिए जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, डिवाइस की एफिशिएंसी ज़्यादा हो कि कम हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम पावर पे वो ज़्यादा काम करना चाहिए, ये हम ऐसा चाहते हैं। सो वी नीड टू बेसिकली इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर। अब फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर यदि हमको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, यदि हम क्वेश्चन क्या है सर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज
व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर, यानी f को यदि बढ़ाना है तो हमको क्या करना चाहिए, m को कम करना चाहिए कि m को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सोच के बताओ। f को यदि हमको बढ़ाना है, f को यदि बढ़ाना है तो m को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, तो ऑब्वियसली m हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज m, वैल्यू ऑफ m। क्यों मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्यों बढ़ाना पड़ेगा, यदि तुमने m बढ़ा दिया तो 2/m², m तो नीचे है ना, तो 2/m² कम हो जाएगा, और 2/m² यदि कम हो गया तो 1 प्लस कम, यानी डिनोमिनेटर कम हो गया, और डिनोमिनेटर यदि कम हो गया तो फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर in a amplitude modulated wave we need to increase the value of modulating index। modulating index की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा हम m की वैल्यू नहीं रख सकते, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 1, ये तो आपको पता है मैथमेटिकल इक्वेशन से, बट 1 भी नहीं रखते हैं, 1 से कम ही रखते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर कि वाई हम m की यदि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है तो हम 1 क्यों नहीं रखते हैं डिवाइस के अंदर, 1 से कम क्यों रखते हैं, क्योंकि डिवाइस के अंदर नॉइज़ आ जाता है। क्यों नॉइज़ आ जाता है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और m की वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, और यदि बहुत कम हो गया तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू और द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ m विच वी नीड टू टेक इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, वो अपन को देखना पड़ेगा। तो m की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं, वो थोड़ा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम m का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या m की वैल्यू क्या होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिवाइस पे, वो थोड़ा देखते हैं। बट इतना याद रखने का कि m बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर बढ़ता है, या इनडायरेक्टली ऐसे याद रखो, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर यानी पावर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यानी उतना ज़्यादा पावर अपन को देना पड़ेगा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, m की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा। तो m का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो थोड़ा देख ले रहे हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एंड नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अभी देख रहे हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, यानी m की वैल्यू क्या होने से क्या होने वाला है उसको थोड़ा हमको फील करना है, थोड़ा इस चीज़ को आप फील करो, ठीक है। तो m की वैल्यू मान लो सबसे पहला केस में, केस 1 में, केस 1 सबसे पहले केस में m की वैल्यू मान लो ले लो 0, आप कितना ले लो 0। ऐसा करने से क्या होगा सर, m की वैल्यू यदि तुमने 0 ले लिया तो तुम क्या जानते हो m का फार्मूला क्या होता है सर, m का फार्मूला होता है Vm/Vc। हेलो, m का मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का 2 फार्मूला बताए थे, एक था M/Vc और दूसरा था Vmax माइनस Vmin/Vmax प्लस Vmin। तो अभी ये फार्मूला है क्या, तो 0 आ गया, तो 0 यदि आ गया यानी दिस इक्वल टू तुम क्या कंसीडर कर रहे हो, Vm, m का फार्मूला Vm/Vc दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है Vm इक्वल टू 0, Vm इक्वल टू 0 बताना चाह रहे हैं सर, Vm इक्वल टू 0। तो Vm इक्वल टू यदि 0 हो गया यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग, यानी सोर्स सिग्नल की एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया। तो सोर्स सिग्नल का यदि एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो सोर्स सिग्नल ही 0 हो जाएगा, क्योंकि सोर्स सिग्नल का इक्वेशन क्या है, सोर्स सिग्नल का इक्वेशन है स्मॉल Vm इक्वल टू कैपिटल Vm साइन या फिर कॉस ओमेगा m इंटू टी। तो यही यदि 0 हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यदि 0 हो गया तो टोटल सिग्नल ही 0 हो गया सर। टोटल सिग्नल 0 हो गया, इसका मतलब कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है, केवल कैरियर वेव अकेले जा रहा है, तो उसका कोई यूज़ है, नो यूज़। यानी ऐसा कंडीशन, यानी m की वैल्यू 0 यदि हम रख रहे हैं तो उससे हमारा कोई यूज़ होने वाला नहीं है, यानी कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा ही नहीं, केवल कैरियर वेव ही प्रोपागेट कर रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ या नो ट्रांसफ़र ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो हम कभी भी m की वैल्यू 0 नहीं लेने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं, वो किसी भी सिग्नल को लेके ही नहीं जा रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 0 हो गया सर। ओके, तो दूसरा केस क्या पॉसिबल है, तो केस 2, ये जस्ट वैल्यू बता रहे हैं आपको, फील आना चाहिए। अच्छा, दूसरा वैल्यू क्या ले रहे हैं, m की वैल्यू मान लो आपने ले लिया हाफ, कितना ले लिया 1/2 ले लिया। तो m का फार्मूला क्या है सर, ये है Vm/Vc इक्वल टू हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, इसका मतलब हो गया Vm इक्वल टू Vc/2 हो गया है क्या, Vm इक्वल टू Vc/2 हो गया।
अच्छा, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा मॉड्यूलेटेड वेव का, वो थोड़ा बता दो सर। वी मैक्स कितने हो जाएंगे? तो वी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी मैक्स का फार्मूला क्या था? वी सी प्लस वी एम। अब बताओ जल्दी से। तो वी सी को वी सी रहने दो, और वी एम तुमने कितना लिखा? वी सी बाई टू, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया 3VC/2। अच्छा, मिनिमम कितना हो जाएगा सर? वी मिन इक्वल टू ये हो जाएगा VC माइनस VM। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो इसको सर। VC माइनस VC/2, VM की वैल्यू कितना है? VC/2। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस हाफ, मतलब VC/2 आ गया। तो इस केस को यदि अपन प्लॉट करें तो कैसा दिखेगा सर? थोड़ा बताओ तो। सेकेंड केस को यदि हम ग्राफिकल वाइज प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ग्राफ में आपने देखा था कि मॉड्यूलेटेड वेव का फाइनल ग्राफ कैसा आया था? वो कुछ इस तरह का आया था। मान लो यहाँ तक अपन ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड केस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितना है? 3/2। 3/2 मतलब 1.5, और मिनिमम कितना है? 1/2। तो मैक्सिमम वर्सेस मिनिमम जब ये वैल्यू अपन इस तरह से प्लॉट करेंगे सर, ये ऐसे इस तरह से यदि वैल्यू अपन क्या किए? प्लॉट किए। तो ये सर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो, ये ऐसे वैल्यू अपन प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू दिख रहा है दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू कितना है? VC/2। और ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है बालक ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है? 3/2। तो ये बेसिकली है 1.5 VC, और मिनिमम कितना है? ये वाला है VC/2। और इसके अंदर किसका फ्रीक्वेंसी रहता है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। यानी यहाँ पे हमको एग्जैक्टली जो चाहिए था वेव, जो हमने ग्राफिकल एनालिसिस में देखा था, वैसा ही अपन को दिख रहा है। ये यूजफुल है। अच्छा, थर्ड केस यदि हम कंसिडर कर ले रहे हैं, केस 3, थोड़ा ध्यान से समझो सर। केस 3 में मान लो तुमने m की वैल्यू ले लिया 1। कितना ले लिया? 1। तो फिर से m का फार्मूला क्या होता है? VM/VC इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये बता रहा है VM इक्वल टू कितना है सर? दैट इज इक्वल टू VC, है क्या? अच्छा, इस बार यदि V मैक्स फाइंड किया तो कितना आएगा? V मैक्स ये आ जाएगा VC प्लस VM। अब VM इक्वल टू VC है तो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ VC हो जाएगा। अच्छा, V मिन कितना होगा? मिनिमम वैल्यू। सर जल्दी बताओ मिनिमम वैल्यू कितने हो जाएंगे? ये होता है VC माइनस VM। तो VC और VM जीरो मतलब इक्वल है, तो ये आ जाएगा 0। तो इस बार यदि ग्राफ बनाए तो कैसा दिखेगा? इस बार ग्राफ बताओ सर, इस बार का ग्राफ कैसा दिखेगा सर? तो ध्यान से देखो, तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2VC। तो 0 और मैक्सिमम है 2VC, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। थोड़ा ध्यान से इसको फील करो सर, अभी फील आएगा, थोड़ा ध्यान से पेशेंस रखो। इसके अंदर किसके फ्रीक्वेंसी है सर? इसके अंदर है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। ये इस तरह का है क्या? अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 0। और मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, कितना हो गया? 2VC हो गया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 2VC। जैसे यहाँ पे था VC/2 और ये वाला वैल्यू था 3VC/2, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, एक और वैल्यू लेंगे एंड दैट इज द लास्ट। जस्ट चेक करने के लिए ये सब कर रहे हैं सर, इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? केस 3। केस 3 क्या है सर? थर्ड केस, m की वैल्यू कितना ले लो? 1 से ज़्यादा ले लो। मान लो 3/2 ले लिया तुमने, है क्या? m की वैल्यू कितना ले लिया सर? 3/2। तो इस बार क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा VM/VC। सर जल्दी बताओ, VM/VC इक्वल टू 3/2। तो व्हाट इज़ VM सर? तो ये VM इक्वल टू हो जाएगा 3VC/2, है क्या? 3/2 मतलब 1.5 ले लिया बेसिकली तुमने, तो 1.5 टाइम्स आ गया। तो V मैक्स कितने आ जाएंगे बता दो? V मैक्स आ जाएगा VC प्लस VM। तो 3/2 मतलब 1.5 ले सकते हो आप। तो 1.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2.5 VC आ जाएगा ये, है क्या? अच्छा, V मिनिमम कितना आ जाएगा? V मिनिमम आ जाएगा VC माइनस VM। और ध्यान से देखो तो इस बार नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि VM की वैल्यू कितना है? 3/2। 3/2 मतलब 1.5, तो 1 माइनस 1.5 माइनस आ जाएगा। ये माइनस आ गया, यही गड़बड़ हो गया सर, इसीलिए m की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है, इसको थोड़ा फील करो। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको थोड़ा फील करने का। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ देर तक ये इस तरह से वैल्यू रहेगा और उसके बाद फिर ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो गया, थोड़ा ध्यान से समझो इसको सर, इसको थोड़ा फील करो सर। बेसिकली ये गैप आ गया। तो नेगेटिव, जहाँ तक नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, जितने देर तक नेगेटिव एम्पलीट्यूड रहेगा उतने देर तक सिग्नल क्या हो जाएगा? सिग्नल रहेगा ही नहीं, सिग्नल विल बी लॉस्ट। यानी नेगेटिव जितने देर तक, जैसे माइनस यहाँ पे क्या आ गया? VC माइनस ये 3/2 था ना, ये 0.5 आएगा। ठीक है, दिस विल बी 0.5, क्योंकि ये 1.5 था ना, तो 0.5। यानी जब तक एम्पलीट्यूड नेगेटिव है मॉड्यूलेटेड वेव का, उतने देर के लिए सिग्नल ही गायब हो जाएगा सर।
यानी बेसिकली डिसकंटिन्यूटी आ गया सिग्नल में। यानी तुमने इधर से बोला हेलो और उधर सुनाई दिया हा लो, गायब हो गया। कहने का मतलब है कम्युनिकेशन सिस्टम में जब मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है, फॉर द टाइम बीइंग व्हेन द एम्पलीट्यूड इज नेगेटिव फॉर दैट टाइम इंटरवल, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है सर, जीरो, मतलब वहाँ पे सिग्नल बेसिकली आता ही नहीं, सिग्नल जीरो हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तब तक के लिए सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा। तो सिग्नल विल बी लॉस्ट, यानी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा सिग्नल में, तो कंप्लीट सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम कभी भी ये वाला वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, जीरो भी नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है, नो यूज़। तो हमको 1 से ज़्यादा, सॉरी 0 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, 0 नहीं लेना पड़ेगा, और 1 ले सकते हैं अपन, 1 तक जा सकते हैं, या 1 से कम लेना पड़ेगा, 1 तक जा सकते हैं, यानी 1/2 ले सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी नहीं जा सकते। सो यानी m का रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ m, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m यदि आपसे पूछा जाए, सो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m सर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। ये आ गया पूरा कहानी, ठीक है, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 भी ले सकते हैं, क्लियर है क्या, बट 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं बट 0 नहीं ले सकते। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इतना तो हमको फीलिंग आ गया कि 1 से यदि ज़्यादा हो गया तो जब तक एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तब तक के लिए सिग्नल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, देयर विल बी अ डिसकंटिन्यूटी इन द सिग्नल, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। 0 भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो उसमें केवल कैरियर वेव जा रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जा ही नहीं रहा है, सोर्स सिग्नल जा ही नहीं रहा है, तो उसका कोई यूज़ नहीं। साथ ही साथ m की वैल्यू एक और चीज़ को बताता है, क्या बताता है, थोड़ा ध्यान से समझो। जब आपने m की वैल्यू 0 लिया तो वो यूज़फुल नहीं है। m की वैल्यू जब आपने हाफ लिया था तब इसका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में गैप कितना है, थोड़ा ध्यान से बताओ। तो मैक्सिमम है 3/2 मतलब 1.5 और मिनिमम है 1/2 यानी VC/2, तो मिनिमम है 0.5। सो व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में गैप कितने का है, तो ये है 1.5 और ये है 0.5। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है आपका VC का, ये है 1.5 VC और मिनिमम है 0.5 VC। सो व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज द VC, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड इज VC। बट यदि m की वैल्यू तुमने 1 ले लिया तब डिफरेंस कितना है, तो ये है 0, मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है 2VC है। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, अब डिफरेंस हो गया 2VC। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ रहा है, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देखो, यानी एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में, यह जो हम अभी स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा, कई बार सुनना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। जब m की वैल्यू हाफ था तब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ये था VC। जब m की वैल्यू हाफ से बढ़कर 1 हो गया तब डिफरेंस हो गया कितना, 0 और 2VC यानी 2VC। तो इन दोनों केस में यदि आपसे बोला जाए कि किस केस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, किस केस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा तब होगा जब एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है केवल VC और यहाँ पे डिफरेंस है 2VC, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है। इसका मतलब m की वैल्यू हमको बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, हमने अभी बोला था, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर बढ़ाने के लिए हमको m की वैल्यू बढ़ाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा बढ़ाने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम m की वैल्यू बढ़ा रहे हैं सिग्नल में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। तो फ्लक्चुएशन यदि ज़्यादा हो रहा है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने से डिवाइस नॉइज़ को कैच कर लेता है, नॉइज़ कैच करने से डिवाइस में क्लियर साउंड नहीं आएगा। रेडियो सिग्नल यदि वगैरह ज़्यादा है और उसमें यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो डिवाइस क्या करेगा, m की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिवाइस नॉइज़ कैच कर लेगा। फिर से बोल रहे हैं m की वैल्यू हमको मैक्सिमम क्यों रखना है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर वो ज़्यादा होगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर और फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m। बट दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, m को बढ़ाने से मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है और जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में डिवाइस उतना ज़्यादा नॉइज़ को कैच कर लेता है। क्लियर है। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा एक लाइन में यदि लिखो तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ m। बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिवाइस के अंदर
नॉइज़ आ जाएगा। तो 2 पॉइंट्स आ गया सर। नोट करने वाला पॉइंट क्या है सर? पहला पॉइंट, एफ को बढ़ाने के लिए, फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर बढ़ाने के लिए एम को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है सर? दूसरा है आपको, यदि एम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इफ एम इंक्रीजेस, तो क्या होगा? देन डिवाइस विल हैव मोर नॉइज़ बढ़ जाएगा डिवाइस के अंदर, डिवाइस ज़्यादा नॉइज़ को कैच करेगा। यानी 2 कंडीशन आ गया कि एम को तो बढ़ा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर बढ़ाने के लिए, इसको स्टेटमेंट में लिखने का, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ यूजफुल पावर और इफिशियंसी ऑफ डिवाइस वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एम, बट एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एम, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, देन डिवाइस विल हैव मोर नॉइज़। क्यों नॉइज़ ज़्यादा होगा? क्योंकि अभी देखें एम की वैल्यू बढ़ने से मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड में डिफरेंस बढ़ते जाता है, और डिफरेंस बढ़ने से फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, और फ्लक्चुएशन बढ़ेगा तो डिवाइस ज़्यादा नॉइज़ कैच कर लेगा। तो क्वेश्चन आता है सर, पॉसिबल वैल्यू तो हमारा है 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक, और 1 भी ले सकते हैं, बट m की वैल्यू हम डिवाइस के अंदर एक्चुअल में क्या वैल्यू लेते हैं? तो 1 भी नहीं लेते हैं, 0 भी नहीं लेते हैं। 1 के तरफ यदि गए तो क्या होगा? डिवाइस विल हैव मोर नॉइज एंड लेस पावर इफिशियंसी या लेस इफिशियंसी, और 0 के तरफ गए तो क्या हो जाएगा सर? 0 के तरफ गए तो हमारा नॉइज तो कम होगा बट पावर रिड्यूस हो जाएगा। सर देख लेना, ठीक है। तो ऑप्टिमम वैल्यू वी नीड टू बेसिकली टेक, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि m का एक ऑप्टिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। ऑप्टिमम वैल्यू यानी इन बिटवीन 0 to 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।